दोस्तों, कहते हैं राजनीति में खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का इशारा होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो टूट चुका, नामांकन हो गया। लखनऊ के सियासी गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है। कल तक गूंज रहा था, आज गूंज रहा नहीं है, आज हो चुका है। क्या कि बतौर संगठन नेतृत्व किसके हाथ में होगा, चेहरा कौन सा होगा, 2027 का महासंग्राम और उसके बाद 2029 के बड़े संग्राम में उत्तर प्रदेश क्या देगा, क्योंकि 2024 के परिणाम में क्या दिया बेहतर समझ सकते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं पंकज चौधरी, वो चेहरा जिसे बीजेपी ने अपने तुरुप के इक्के की तरह लोगों के सामने आज प्रस्तुत किया। रेस में अकेले ही है, आगे से भी प्रथम, पीछे से भी प्रथम। औपचारिक रूप से घोषणा कल 14 तारीख को होगी, लेकिन नामांकन के बाद जब कोई दूसरा प्रतिद्वंदी ही नहीं, किसी और का नाम ही नहीं है, तो अब किसी नाम की चर्चा हो, किसी और मुद्दे पे बात हो, मैं उनको मानता हूं कि कार्यकाल उनका कल से शुरू होगा, लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुन लिए गए हैं, तय कर लिए गए हैं, बाकी हरताएं कर पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, मोदी साहब और योगी तीनों का चहेता, 7 बार के सांसद, आखिर जानते हैं कि पंकज चौधरी के आने से जो उत्तर प्रदेश की मेन प्रतिद्वंदी पार्टी है पीडीए का फार्मूले पे क्या असर होगा। आज हम पंकज चौधरी की जिंदगी के पन्ने भी पलटेंगे और बीजेपी की उस स्ट्रेटजी को भी डिकोड करेंगे जो 2027 के चुनाव की दिशा में संगठन के रूप में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो शनिवार को लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से निकल कर आई। अमूमन होता यह है कि जब किसी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना होता है तो गुटबाजी की खबरें पहले आती हैं, लेकिन यहाँ नजारा ही कुछ और था। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पंच लाइन है कि हम सबसे अलग हैं, दिखते भी और करते भी। और दूसरी बात और भी है, इनका यह कहना है कि साहब बूथ के प्राथमिक सदस्य से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहां वंशवाद नहीं है। इसलिए आज जो दिन में दिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बहुत दिन से सुर्खियों में कहीं दिख नहीं रही थी, पर आज वो भी दिखी। इससे आप सिर्फ नामांकन मत समझिए, एक ऐसा संदेश है जो पार्टी में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। योगी जी प्रस्तावक बने हैं, समझ लीजिए कि संगठन और सरकार के बीच जो तथाकथित खटपट की खबरें मीडिया के में तैरती रहती हैं या सवाल उठते रहते हैं, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंकज चौधरी इकलौते उम्मीदवार हैं, यानी जीत पक्की, उसमें कोई संशय का, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं। 14 दिसंबर को राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंबेडकर ऑडिटोरियम में जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे तो वो एक महज औपचारिकता ही रहेगी। करीब 3500 डेलीगेट्स, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के दिग्गज शामिल होंगे, वो बस ताली बजाकर इस फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन जनाब, सवाल यह है कि आखिर भूपेंद्र चौधरी की विदाई के बाद पंकज चौधरी को ही ताज क्यों पहनाया या बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्यों चुना गया। बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, बाबूराम निषाद, विद्यासागर सोनकर जैसे कई नाम विगत 6 महीने से या 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद चर्चाओं में थे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, या जो जिस क्षेत्र का नेता था वो दिल्ली तक, संगठन से लेकर सरकार तक पूरी जुगाड़ लगाया हुआ था। लेकिन फिर बाजी पंकज चौधरी कैसे मारने गए। राजनीति में कोई भी फैसला दिल से नहीं बल्कि कैलकुलेटर से लिया जाता है, और बीजेपी के इस कैलकुलेटर में सबसे बड़ा फैक्टर जाति। आपको याद होगा, यही होगा कि लोकसभा चुनाव, मैंने इसलिए कहा कि 2024 के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 2027 और 2029 का जो एक जातिगत खांचा है उसके मुताबिक जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। वजह साफ थी, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वोट बैंक का खिसकना। अखिलेश यादव अपने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के साथ बीजेपी को वोट बैंक में बड़ी सेध मारी ही नहीं कि बल्कि समाजवादी पार्टी का देश में या बतौर सांसद सबसे ज्यादा संख्या में सांसद चुने गए। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस डैमेज को समय से पहले कंट्रोल कर सके। यहाँ पंकज चौधरी फिट बैठते हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद अगर ओबीसी में किसी जाति का सबसे ज्यादा तादाद या रसूख है वो कुर्मी समाज की।
करीब 8 से 10% वोट शेयर है और ये वोट बैंक सूबे की 30 से 40 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालता है। पूर्वांचल से लेकर अवध और रुहेलखंड की बात कर लें, मिर्जापुर, बनारस और प्रयागराज की बात करें तो आपको लगेगा इनकी क्या धमक। बुंदेलखंड की बात कर लें, बांदा, फतेहपुर देख लें, तो बीजेपी जो वोट बैंक को जातिगत तरीके से साधने की बात करती है, जैसे सहयोगी दलों की बात करें, अनुप्रिया पटेल को अपना दल इस पर निर्भर रहती थी, खासकर कुर्मियों को लेकर के। लेकिन पंकज चौधरी को कमान सौंपकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब वो बैसाखियों के सहारे नहीं बल्कि अपने पैरों पर दौड़ेगी। इसे आप अखिलेश यादव के लिए एक सीधी चुनौती भी मान सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि अगर तुम्हारे पास पीडीए का शोर है तो हमारे पास जमीन पर काम करने वाला एक कुर्मी बड़ा चेहरा है। एक ऐसी सोची समझे रणनीति जो 2027 में विपक्ष की जातिगत जनगणना वाले दाव को काफी चोट पहुंचा सकता है और बीजेपी की जीत में जो हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक में प्रदेश को लेकर कह रहा हूं, क्योंकि 17 के बाद 22, 22 के बाद 27। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 60 साल के पंकज चौधरी आखिर हैं कौन। क्या वह पैरासूट नेता हैं, उन्हें दिल्ली से ड्रॉप किया गया, या फिर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता। कहानी शुरू होती है 1989 से। गोरखपुर का एक युवा जो राजनीति में अभी अपने कदम जमा ही रहा था, पंकज चौधरी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत एक पार्षद के तौर पर की। आप समझिए कि पार्षद से लेकर के लगातार सांसद, जी हां, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद, फिर वो गोरखपुर के डिप्टी मेयर बने। यानी उन्होंने राजनीति का कहरा एकदम निचले पायदान से सीखा है। इनका ताल्लुक एक सियासी परिवार से भी है। इनके पिता भगवती प्रसाद और माता उज्जवल चौधरी का महाराजगंज की राजनीति में अच्छा खासा दखल रहा है। इनकी मां और भाई दोनों जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी राजनीति इनके खून में है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1991 में राम लहर का दौर था। मैं 27 साल की उम्र में पंकज चौधरी को महाराजगंज लोकसभा से टिकट मिला और वो जीते। सिर्फ जीते नहीं बल्कि वहां के होकर रह गए। 1991 से लेकर 2024 तक 7 बार सांसद चुने, जबकि अगर देखा जाए तो 91 के बाद की जो परिस्थितियां रही हैं, इसमें देश में प्रदेश में गठबंधन की सरकारें रही, विपक्षी दलों की सरकारें रही। 99 और 2009 की हार को छोड़ दें तो महाराजगंज की जनता ने हमेशा इनके सिर पर जीत का सेहरा बांधा। अभी 2024 के चुनाव में जब बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूटे थे, पंकज चौधरी ने कांग्रेस के बीरेंद्र चौधरी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया। फिलहाल वो मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। सोचिए, एक वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ाव ऐसा है कि पार्टी ने उन्हें संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और उस सूबे का जो मुखिया होगा बतौर संगठन, उसमें पार्टी ने कुछ तो ऐसा अलग देखा होगा जो बाकी लोगों को पीछे छोड़ गई। पंकज चौधरी कामयाबी के एक राज उनकी वफादारी और लो प्रोफाइल रहना भी है। राजनीति में जो दिखता वो बिकता है, ये कहावत पुरानी हो गई है। बीजेपी के नए दौर में जो कम बोलता और काम ज्यादा करता है वो टिकता और बहुत लंबा टिकता, बहुत लंबा चलता है। जेपी नड्डा को आप देख ही रहे हो, अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। राजनाथ सिंह के साथ भी उनके बहुत मधुर और घनिष्ठ रिश्ते हैं। जब 2024 में बीजेपी यूपी में कमजोर पड़ी तो पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सबको साथ लेकर चल सके, जो गुटबाजी से ऊपर हो। पंकज चौधरी का नाम इसलिए फाइनल हुआ क्योंकि उनकी स्वीकार्यता सर्वमान्य है, विवादित नहीं रहे, चाहे वो सीएम योगी हो या डिप्टी सीएम केशव मौर्य, किसी को भी इनके नाम पर आपत्ति नहीं थी। और जब सरकार में पार्टी हो, लगातार सरकार में हो, तो किसी के नाम पे आपत्ति नहीं होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी और बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और एक दिलचस्प पहलू है, पंकज चौधरी उसी गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ समीकरण कुछ और ही है। योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावक बनना इस बात का सबूत है कि पंकज चौधरी के साथ उनका तालमेल बेहतरीन है। इससे डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब डबल इंजन का संगठन भी, सरकार और संगठन डबल इंजन के फार्मूले को साबित करेंगे। एक बात और मित्रों, ये आपने देखा होगा पिछले कई बार से कुछ इस तरीके से रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, मैं ये बातें थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, और वो ले जाना ये चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा स्वर्गीय कल्याण सिंह होते थे तो संगठन के नेता कलराज मिश्रा होते थे, प्रदेश अध्यक्ष कलराज थे। कलराज और कल्याण की जोड़ी आप बहुत से जानते, तो भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर समन्वय बैठाती थी, क्षेत्र से लेकर, जाति से लेकर के और संगठन में, पूर्वांचल और पश्चिम। ये कोई पहली बार नहीं रहा, अब अगर लगातार लंबी लिस्ट देखेंगे। लेकिन अगर गोरखपुर से या उस क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी, यानी भारतीय जनता पार्टी को
कि दूरदर्शिता सोचनी पड़ेगी। सियासत अपनी जगह है लेकिन जज्बात अपनी जगह। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर उनके घर पहुंची तो माहौल देखने लायक था। महाराजगंज में उनके आवास पर जश्न शुरू हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। भावुक पल था जब उनकी बुजुर्ग मां उज्जवल चौधरी की खबर मिली, आंखों में खुशी के आंसू थे। एक मां के लिए इससे बड़ा दिन और क्या होगा कि बेटे ने पार्षद के तौर पर सफर शुरू किया और आज देश के सबसे बड़े सूबे के संगठन का मुखिया बनने जा रहा है। और भरे गले से बस इतना ही कहा कि मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई, भगवान उसे और तरक्की दे, जो हर मां अपने बच्चों को लिए कहती है। ये तस्वीरें बताती है कि नेता का चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पीछे उसका परिवार का संघर्ष तो दुआएं हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन ठहरिए, ये जश्न और ये बधाइयां अपनी जगह ठीक है, मगर पंकज चौधरी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। यूपी बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है वो हमेशा कांटों भरा ताज इसलिए रहा कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह और चुनाव की चुनौतियां बेशुमार होती हैं। सबसे पहले तो 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम, जो अभी इतिहास बन चुका है, लेकिन उसका विश्लेषण बाकी है। उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव, संगठन में नई जान फूंकना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, सरकार और संगठन के बीच एक बेहतर तालमेल बनाना, लखनऊ और दिल्ली के सांगठनिक कार्यों की जिम्मेदारी, दोनों जगह सरकार की जवाबदेही एक बड़ी चुनौती होती है। पिछले और दलित वोट बैंक को वापस बीजेपी की खेमे में ले आना, जो 14 में से 17, 17 से 22 और 22 से 24, चूंकि 22 तक तो ठीक था, लेकिन 24 के लोकसभा परिणाम में खिसक चुका है। पंकज चौधरी को विरासत में एक मजबूत संगठन तो मिला, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को थोड़ा हिलाया जरूर है। जहां पर लगातार अन्य राज्यों में प्रचंड जीत, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, और जीता जागता भी आपने देखा बिहार, तो उत्तर प्रदेश की निगाहें हमेशा सबकी तरफ रही, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री और 80 लोकसभा की सीटें, और 37 साल बाद 2022 में जो इतिहास रचा कि योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाई, उसकी हैट्रिक एक बड़ी चुनौती होगी। तो अगर सरकार का चेहरा योगी जी हैं, तो संगठन का चेहरा 2027 तक, 2027 की विधानसभा में के लिए किसको चुना, वो नाम है पंकज चौधरी। अब देखना यह होगा कि 35 साल के सियासी तजुर्बे का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। क्या वो केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव की तरह एक सफल अध्यक्ष साबित होंगे? क्योंकि केशव मौर्य के कार्यकाल को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर संगठन कर्मी, अभी आपने देखा होगा बिहार में सह प्रभारी के बाद उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केशव जी की। और केशव जी जो इतना बड़ा बैकुंठ छोड़ करके बतौर संगठन, बतौर प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र देव रहे, मौजूदा समय में भूपेश चौधरी रहे, लेकिन याद तो आदमी उसी को करता जिसमें मिसाल कायम हो। 2014 का परिणाम, 2017 का चुनावी परिणाम, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार में कभी स्वयं के दम पर नहीं आई थी। तो उस समय जिसका अध्यक्ष होगा उसके कार्यकाल लोग हमेशा याद करेंगे। पंकज चौधरी के रूप में उन्होंने एक अनुभवी, वफादार, जातीय समीकरणों में फिट बैठने वाला नेताओं को कमान सौंपी है। यह फैसला कितना कारगर साबित होगा, इसका असली इम्तिहान तो 2027 में होगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने बताया दिया कि वो अपनी कमियों को सुधारने के लिए कड़े से कड़े फैसले ले सकती। गुटबाजी इसमें पहली बात तो है नहीं, होगी तो दिखती नहीं, और दिखती भी है तो कहीं उसका आपको कोई असर, कोई नुकसान नहीं दिखेगा। क्योंकि पंकज चौधरी के नाम के आने के बाद, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद, हम लोगों ने अंतर विरोधों में भी अंतर जानने की कोशिश की, और किसी ने कोई नाराजगी नहीं जाएगी। बल्कि यूपी के 80 जिलों में फैले संगठन के पेच भी उनको कसने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या पंकज चौधरी 2027 में बीजेपी के नैया को बेहतर ढंग से पार लगा पाएंगे? 22 और 17 और 14 के परिणाम के जैसा भी परिणाम 27 में देंगे, 29 में देंगे? जातिगत कारणों की बात करें तो क्या कुर्मी कार्ड अखिलेश यादव के पीडीओ पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजनीति की ऐसी बारीक से और बेबाक टिप्पणी और विश्लेषण के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। आभार आपका, धन्यवाद आपका। देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।